गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम बात कर रहे हैं सीईटी के सिलेबस में से एक चैप्टर इंग्लिश का, दैट इज ग्लॉसरी एंड टेक्निकल टर्म्स ना। और जो भी बच्चे लाइव सेशन ज्वाइन कर रहे हैं और जो भी बच्चे सीईटी की तैयारी करना चाहते हैं तो वो मॉर्निंग में ग्रेड अप क्लासेस के अंदर 8 o'clock बैच ज्वाइन कर सकते हैं। तो हमारा जो बैच है वो स्टार्ट हो चुका है, यानी कि 16 अक्टूबर से। तो आप फ्री होके ज्वाइन कीजिए। और जिन बच्चों का इंग्लिश का प्रॉब्लम है, जो अभी तक इंग्लिश से भाग रहे थे, तो इसीलिए मैं आपसे बोल रही हूँ कि आप फ्री होके यानी निश्चिंत होके ज्वाइन कीजिए। आपका इंग्लिश में बहुत अच्छा स्कोर रहेगा। जैसा कि आप सभी को पता है, इसकी सीईटी का जो सिलेबस है वो बहुत लेंदी है जीके का, लेकिन बात करें अगर रीजनिंग की, मैथ्स की और इंग्लिश कंप्यूटर का पोर्शन, तो वो बहुत सिंथेसाइज है। आपको जो है इन्हीं के अंदर स्कोर ज़्यादा अच्छा करना है ना। और इंग्लिश बात करूं तो बाकी बच्चों से भी अगर इंग्लिश में आपका स्कोर अच्छा रहता है तो ये आप बाकी बच्चों से डिफरेंशिएट करेगा, मतलब आपको अलग करेगा। तो आप इंग्लिश से भागे नहीं, आप अच्छे से पढ़ाई करें। कोई भी डाउट होता है आप मेरे से पूछेगा, ठीक है। तो आज हम बात कर रहे हैं पहला चैप्टर यानी कि सीईटी का, दैट इज ग्लॉसरी एंड टेक्निकल टर्म्स। इसके अंदर बेटा सबसे पहले बात करें कि आपसे क्या पूछा जाएगा, तो आपसे जो है हिंदी में शब्द लिखा होगा और उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, या फिर इंग्लिश में लिखा होगा उसे हिंदी में क्या कहते हैं, ये आपसे पूछा जाएगा। तो यानी इसे मैं कह सकती हूँ वर्ड मीनिंग, ठीक है। लेकिन वर्ड मीनिंग में आएंगे कौन से, इसमें आएंगे मेनली टेक्निकल जो वर्ड्स होते हैं, प्लस आपके जो है लीगल टर्मिनोलॉजी जो होती है, टर्म्स होती हैं, उनसे रिलेटेड वर्ड्स पूछे जाते हैं। तो आपको बहुत बढ़िया से ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि पहला वर्ड है, जैसा कि मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, विधेयक। इसको आपको करेक्ट जो है बताना है कि विधेयक को इंग्लिश में क्या कहते हैं। इसके लिए मैंने 4 ऑप्शन दिए हैं यहाँ पर। एक दिया है डिमांड, और जिसको कि मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर हिंदी में मांग, और बी ऑप्शन है आपका बिल, और तीसरा ऑप्शन है पेमेंट, और चौथा है आपका लॉस, एंड पांचवा ऑप्शन मैंने यहाँ पर जो दिया है दैट इज पे। तो यहाँ पे मैंने लिखा है, देखिएगा, डिमांड अगर आप देखें तो इस वर्ड का मतलब होता है किसी चीज़ की क्या होना, मांग। और बिल की बात करूं तो बिल जो होगा वो करेक्ट इसका आंसर होगा, दैट विल बी विधेयक, ठीक है। और सी जो है पेमेंट, पेमेंट जो शब्द होगा उसको हिंदी में बोलेंगे हम क्या, अदायगी। और ये शब्द याद रखिएगा, मेंट लगा है जिस शब्द के अंत में, वो किस रूप में होता है बेटा, नाउन के रूप में होता है हमेशा। और चौथा ऑप्शन जो है लॉस, उसका मतलब क्या होती है, हानि, याद रखिएगा, ये नाउन के रूप में होती है। और अगर पांचवा ऑप्शन देखें, जैसे मैंने कहा यहाँ पर पेमेंट की जगह पर आपसे पूछा जाए यदि पे, इसका हिंदी मतलब या अदा करने का इंग्लिश मतलब क्या है, 2 ऑप्शन दे दें तो याद रखिएगा, इसको बोलेंगे अदायगी और इसको बोलेंगे क्या, अदा करना। तो पे जो होगा वो वर्ब होगा। अगर वर्ब पूछे तो आप पे करिएगा, और अगर नाउन पूछे तो आंसर होगा पेमेंट। क्लियर हो रही है बात। तो ये पांचों वर्ड्स जो हैं वो आपको ध्यान रखने हैं, और एक एक वर्ड का आपको, जैसे मैं एग्जाम में तो क्या होगा, आपसे एक वर्ड जैसे विधेयक दिया होगा, 4 ऑप्शन सिंपल दिए होंगे, डिमांड, बिल, पेमेंट और लॉस, इसमें से कौन सा आंसर होगा तो आपको बताना है। अब जो हम क्लास में पढ़ेंगे उसके अंदर आपको एक एक वर्ड का हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी मीनिंग लिखना है कॉपी में, ठीक है। क्योंकि हमें अभी प्रैक्टिस करनी, हमें अपने आप को क्या करना है बेटा, तैयार करना। तो आई होप आप लोग को समझ में आया हो। लिख लो इसको, सारे वर्ड्स को आप लिखते जाइएगा। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज राजपत्र। तो यहाँ पर जो है आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि राजपत्र जो शब्द है इसको अपन इंग्लिश में क्या कहते हैं, ठीक है। तो राजपत्र के लिए मैंने 4 ऑप्शन दिए हैं इंग्लिश में, यहाँ पर लेटर, लेटर, गैजेट एंड क्लर्क। तो चारों शब्दों के अगर अपन हिंदी मीनिंग देखें तो LETTER, जिसका मतलब होता है पत्र या होता है अक्षर, उसके साथ साथ इसी शब्द को ही हम वर्ण भी कहते हैं, है ना। जैसे कि इंग्लिश में कितने लेटर होते हैं अपने, 26। तो लेटर की स्पेलिंग क्या होगी, LETTER, और यही पत्र यानी कि आपका स्पेलिंग सेम होता है। सेकेंड जो ऑप्शन दिया है दैट इज LATTER। एग्जाम के अंदर बेटा कंफ्यूजिंग सिचुएशन देते हैं आप, जैसे देखो यहाँ पर मैंने ऑप्शन दिया है LETTER,
यहाँ पर मैंने ऑप्शन दिया है LATTER। तो दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है, इसमें ई का और इसमें ए का डिफरेंस है। तो आप जल्दबाजी में आंसर ना दें। अगर आपसे पूछा जाए पत्र का तो स्पेलिंग होगी LETTER, और अगर बाद वाला के सेंस में पूछा जाए तो आपका करेक्ट आंसर होगा LATTER, यानी ये जो पोजीशन को बताता है। इसके बाद आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है दैट इज राजपत्र। तो राजपत्र के लिए करेक्ट आंसर होगा बेटा गैजेट। गैजेट ऑफिसर के बारे में आपने सुना हो, तो गैजेट की स्पेलिंग भी पूछी जाती है बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर, तो आपको ध्यान रखना है GAZETTE आएगा इसके अंदर, तो राजपत्र बोलते हैं। और चौथा ऑप्शन यहाँ पर मैंने दिया है क्लर्क को इंग्लिश में, मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं क्लर्क को, तो इसे हम बोलते हैं बाबू। क्लियर हो गई बात। तो चाहे आपसे इस तरीके से पूछे हिंदी से इंग्लिश में या फिर इंग्लिश से हिंदी में, तो आपको दोनों तरीके से उनके मीनिंग ध्यान होने चाहिए। नेक्स्ट बात करें यहीं पर, शिष्टमंडल जो है इसका आपको इंग्लिश में मीनिंग बताना है कि करेक्ट क्या होगा। शिष्टमंडल, अब इसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन हैं, कॉलेज, कमीशन, डेलीगेशन और कमेटी। तो ध्यान रखिएगा शिष्टमंडल जो होता है उसके लिए वर्ड यहाँ पर दिख रहा है आपको, डेलीगेशन बोलते हैं शिष्टमंडल, ठीक है। और कॉलेज का तो आपको ध्यान है। कमीशन का मतलब भी पूछते हैं कई बार एग्जाम में, कमीशन को हम हिंदी में क्या बोलेंगे, आयोग, ठीक है। तो कमीशन का हिंदी मीनिंग पूछे या आयोग आपसे पूछा जाए, उसको इंग्लिश में पूछा जाए, दैट विल बी कमीशन। और चौथा ऑप्शन जो यहाँ पर दिया है कमेटी को क्या बोलेंगे हिंदी में, तो समिति या समिति को पूछा जाए तो आपको आंसर देना है क्या, यहाँ पर कमेटी। नेक्स्ट वर्ड जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको पूछा गया है दैट इज मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति जो है उसको हिंदी में लिखा हुआ है, इंग्लिश में बताना है क्या कहते हैं। तो मुद्रास्फीति को बोलते हैं बेटा इन्फ्लेशन, याद रखिएगा क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन। जब किसी, इन्फ्लेशन क्या होती है, जब किसी चीज़ की, जैसे ये पेन है, इसका या तो मार्केट में क्या हो, पेन कम आ रहे हो और डिमांड इसकी ज़्यादा हो, तो इस पेन की, एक पेन की कॉस्ट जो होगी अकॉर्डिंग टू डिमांड बढ़ जाएगी, ऐसा ही होता है। तो उसे ही हम बोलते हैं क्या, मुद्रास्फीति, किसी चीज़ की वैल्यू को क्या हो जाना, बढ़ जाना। अब यहाँ पर बी ऑप्शन है डिक्रीज। तो डिक्रीज का मतलब तो ध्यान है आपका घटना होता है, और रेज का मतलब क्या होता है, जैसे किसी मुद्दे को, इशू को उठाना, तो रेज होता है उसका मतलब। जैसे रेज योर हैंड्स, किस किस को समझ नहीं आया है क्लास में, तो रेज का मतलब क्या होगा, उठाना। और यहाँ पर फोर्थ जो है मैंने वर्ड दिया है दैट इज इंक्रीमेंट। जैसे सैलरी के अंदर क्या होता है, 5% का इंक्रीमेंट लग गया, तो इंक्रीमेंट का मतलब होता है बेटा हिंदी में वृद्धि। और ये वर्ड वापस से किस रूप में हो गया, नाउन के रूप में, सफिक्स लगा हुआ है ना, तो मेंट लगा है, मेंट का मतलब होता है वृद्धि। और इंक्रीज अगर पूछता तो इंक्रीज का मतलब होता है वृद्धि करना, वो वर्ब हो जाती है, और मेंट लगा दिया तो इंक्रीमेंट का मतलब हो जाएगा क्या, वृद्धि, ये नाउन के रूप में होगा। और ए भी हट जाएगा इसमें से, याद रखें। तो ये 4 वर्ड्स, 4 को आप मल्टीप्लाई करें तो 16 वर्ड्स आपको तैयार हो गए होंगे, है ना। तो आप लोग इस तरीके से ग्लॉसरी टर्म्स को डेली थोड़ा सा आप क्लास लीजिए, रिवाइज कीजिए, तो आपका वोकैब वाला ये जो ग्लॉसरी वाला है, टेक्निकल वर्ड्स हैं, ये आपके क्या हो जाएंगे, बहुत अच्छे हो जाएंगे और आराम से आपके नंबर आएंगे। हम बात कर लेंगे उन सारे वर्ड्स पर जो एग्जाम में आ सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज रिवाज। यहाँ पर वर्ड दिया हुआ है आपका रिवाज, इसका आपको बताना है कि करेक्ट इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं। देखिए बेटा, रिवाज के लिए सारे वर्ड्स अगर आप देखो तो रिचुअल, ओकेजन, कस्टम, ट्रेडिशन, ये सारे के सारे आपको भ्रमित करेंगे, है ना। तो बहुत सारे बच्चे जो है रिवाज को जल्दबाजी में क्या भर के आ जाएंगे, रिचुअल नहीं। रिचुअल ध्यान रखिएगा, रिचुअल का मतलब हिंदी में होता है धार्मिक कोई भी क्रिया, है ना। कोई भी हम जैसे पूजा पाठ ये सब चीज़ें करते हैं, वो हमारे रिचुअल्स होते हैं कि यहाँ पर इसको ऐसे रखना है, उसको वैसे रखना है, ये सारी चीज़ें रिचुअल्स कहलाती हैं। तो आपको ध्यान रखिए ना है कि रिवाज रिचुअल्स को नहीं बोलते। ओकेजन का मतलब देखें तो ओकेजन क्या होता है, कोई भी अवसर होता है, मौका होता है जिस पे हम पार्टी वगैरह करते हैं,
और ओकेजन की स्पेलिंग भी याद रखिएगा, आपको कई बार ये जो है पूछी जाती है। नेक्स्ट वर्ड है कस्टम, ये होगा करेक्ट हमारा क्या, रिवाज। जैसे हम कहते हैं ना रीति और रिवाज, कस्टम का मतलब क्या होता है, एक्चुअल में रिवाज होता है बेटा। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा सी। अब नेक्स्ट देखें डी ऑप्शन, दैट इज ट्रेडिशन। तो ट्रेडिशन क्या होती है, एक पर्टिकुलर फैमिली में होता है। जैसे कि पिता अगर है ना सारे बच्चों को लीड करेगा, या बड़ा भाई जो होता है आफ्टर फादर वो लीड करेगा, वो उनकी फैमिली की क्या कहलाती है, परंपरा कहलाती है, दैट इज ट्रेडिशन। याद रखिएगा, है ना। हिंदी में परंपरा पूछे तो ट्रेडिशन, और कस्टम पूछे तो आपको रिवाज, रिचुअल पूछे तो धार्मिक क्रिया, इसका मतलब हो जाए। नेक्स्ट देखें वर्ड सिक्स। सिक्स से अब मैंने यहाँ पर जो पूछा है वो आपको इंग्लिश में दिया हुआ है वर्ड, और इंग्लिश से आपको बताना है इसका हिंदी में। अभी जो मैंने 5 क्वेश्चन आपसे पूछे वो मैंने आपसे पूछे थे हिंदी से इंग्लिश, अब है इंग्लिश से आपको हिंदी, वाइस वर्सा पूछा जाएगा, कैसे भी एग्जाम में आएगा, आपको उसका मीनिंग ध्यान होना चाहिए। चाहे हिंदी में पूछे तो इंग्लिश में पूछे तो हिंदी में पता होना चाहिए आप, ठीक है। तो ये सीईटी का एक इम्पॉर्टेंट जो है चैप्टर है इंग्लिश का पोर्शन में से, तो आपको बहुत बढ़िया से स्कोरिंग जो है आपको स्कोर भी दिला सकता है आप अगर तैयारी करें तो प्रॉपर तरीके से। यहाँ पर वर्ड दिया है मैंने आपको एप्रोप्रिएट। तो एप्रोप्रिएट का मतलब देखें तो अनुचित, उचित, वंदन और अभिमानी। तो इसमें से एप्रोप्रिएट जो होगा वो क्या होगा, आंसर होगा इसका बी। बी विल बी द करेक्ट आंसर। उचित को हम सूटेबल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, सूटेबल, ठीक है। एप्रोप्रिएट या सुटेबल ये आपस में एक दूसरे के समानार्थी शब्द भी होगा। सुटेबल पूछे तो उसका भी मतलब उचित हो जाएगा, एप्रोप्रिएट पूछे तो उसका भी मतलब क्या होता है बेटा, उचित होता है। अब यहीं पर देखें अनुचित जो वर्ड है इसका उल्टा देखें तो क्या होगा, इनएप्रोप्रिएट। उल्टा कर दिया जाए ये अपोजिट बन गया। यहाँ पर पूछा गया था 4 ऑप्शन में से सी जो है बंधन। बंधन जो होगा वो क्या होगा, बॉन्डेज। और बॉन्ड भी बोलते हैं, बॉन्ड का मतलब भी होता है क्या, जो किसी भी चीज़ के बीच में जो लिंक होता है उसे हम बॉन्ड बोलते हैं, बांध बोलते हैं, या फिर बंधन। एक्चुअल में देखें तो ये दोनों ही नाउन है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगी और ये बॉन्ड जो होगा वो कॉमन नाउन को डिनोट करेगा। इसमें ये फर्क होगा दोनों में, बाकी बॉन्ड और बॉन्डेज इसका आंसर होता है। नेक्स्ट देखें अभिमानी। अभिमानी को क्या कहते हैं ना, जैसे घमंडी टाइप का, तो अभिमानी को इंग्लिश में मीनिंग हो जाएगा क्या, एरोगेंट विल बी द करेक्ट मीनिंग ऑफ अभिमानी, यानी कि घमंडी भी कहते हैं अभिमानी को। तो ये था आपका 6 नंबर का क्वेश्चन। अब 7 नंबर जो क्वेश्चन है वापस से आपको हिंदी में दिया हुआ है, आप हिंदी से इसको किस में बताइए बेटा, हिंदी से इंग्लिश में बताना है कि इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने बहुत डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। प्रतिलेखन, अब आप देखिएगा प्रति जो होता है शब्द, ये एक तरीके से आपका प्रीफिक्स के रूप में काम करता है। तो तीनों के अंदर प्रति दिया हुआ है, ट्रांस, बस इसमें स्क्रिप्ट है, इसमें लेशन है, इसमें फॉर्मेशन है। तो आपको ध्यान रखना है ट्रांसलेशन, ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आप इंग्लिश में इन दोनों का मतलब हिंदी में मीनिंग देखेंगे तो परिवर्तन लिखा है, हालांकि ट्रांसलेशन और ट्रांसफॉर्मेशन में फर्क होता है। ट्रांसफॉर्म्स का मतलब तो होता है कोई भी शब्द है उसी शब्द को ही नया रूप दे देना, ट्रांसफॉर्म कहलाता है। ट्रांसलेट जो होता है वो भाषा से रिलेटेड होता है, जैसे हिंदी से अंग्रेजी में और अंग्रेजी से हिंदी में परिवर्तित करना ट्रांसलेशन कहलाता है। क्लियर हो रही है बात अच्छे से। तो ट्रांसक्रिप्शन जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इसके अंदर रूट वर्ड है स्क्रिप्ट, आपको ध्यान रखना है। और स्क्रिप्ट जो होता है उसका करेक्ट मीनिंग होता है बेटा लेखन, लिखना। तो ट्रांसक्रिप्शन जो होगा वो इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो रही है बात अच्छे से, है ना। सभी बच्चे जो है अच्छे से समझिएगा, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि इनमें हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी में यही चीज़ रहती है कि आपको बहुत आसान आसान वर्ड होते हैं, इसका भी यही मतलब होता है हिंदी में, इसका भी यही मतलब होता है, नहीं, लेकिन आपको अकॉर्डिंग टू सिचुएशन भी समझना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर चौथा जो ऑप्शन है उसका भी मैंने यहाँ पर मीनिंग लिखा हुआ है बेटा,
रिलेक्टेंट जिसका मतलब होता है अनिच्छा, एक तरीके से कोई भी व्यक्ति किसी चीज़ के क्या ना हो, इच्छुक ना हो, उसे अनिच्छुक बोलते हैं। तो ये होगा रिलेक्टेंट का मतलब। ओके, एंड नेक्स्ट 8 जो वर्ड है उसको भी वापस से आपसे हिंदी में लिखा हुआ है, इसे आपको किस में बताना है, इंग्लिश में बताना है कि इसे क्या बोलते हैं। क्लियर है बेटा? तो मसौदा जो शब्द है इसको बताइएगा क्या बोलेंगे। तो देखिए 4 ऑप्शन यहाँ पर लिखे हुए हैं, आपको दिख रहा हो। मसौदा जो है इसमें से पहला ऑप्शन है एडवाइस, तो एडवाइस में CE है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका तो सलाह। अगर बेटा यहीं पर आपको ADVISE देता तो ये तो बनती है नाउन और ये होती है क्या, वर्ब, तो इसका मतलब हिंदी में होता है सलाह देना। तो सलाह देना पूछता तो आपका SE होता, सलाह पूछता तो CE हो जाएगा। तो इसका आप देखिएगा मीनिंग थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सिचुएशन में देते हैं। और नेक्स्ट देखें, इसी का मसौदा का करेक्ट आंसर हो गया क्या, ड्राफ्ट। जैसे कि आप है ना कोई भी चीज़ का एक परफॉर्मा तैयार करते हैं, वो पूरा का पूरा परफॉर्मा जो होता है वो आप क्या कर लेते हो, कहीं पर सेव कर लेते हो, है ना, ड्राफ्ट बॉक्स में जिसे हम बोलते हैं। तो इसका करेक्ट मसौदा का मतलब एक परफॉर्मा होता है, तो इसे हम बोलेंगे ड्राफ्ट, याद रखिएगा। रूपरेखा भी बोल सकते हो हिंदी में। और नेक्स्ट देखें सजेशन, सजेशन का हिंदी में मतलब होता है सुझाव। अच्छा बेटा ये भी ध्यान रखिएगा, सलाह और जो है एडवाइस और सजेशन में क्या फ़र्क है। तो एडवाइस जो होती है वो हमारे जैसे कहते हैं ना, इंडिया में एडवाइस हमेशा फ्री में मिलती है, और जो सजेशन होता है वो हम जब किसी से मांगते हैं, आप जैसे किसी के पास गए कि मुझे एक एडवाइस चाहिए, नहीं एडवाइस नहीं बोलना चाहिए, उस टाइम पे क्या बोलना चाहिए, मुझे एक सजेशन चाहिए, क्योंकि आप गए हो उसके पास। अब आप किसी से तो यूं ही मिलने गए थे और उस व्यक्ति ने जो है 10-20 आपको फ्री में दे दी सलाह, उसे हम बोलते हैं सलाह। तो इन दोनों में भी फ़र्क होता है सिचुएशन के अनुसार, इसे सलाह और इसे सुझाव। सुझाव मांगा जाता है और सलाह लोग अपने आप फ्री में देते हैं, है ना। नेक्स्ट देखें वर्ड, इसी में आंसर तो क्लियर हो गया, ड्राफ्ट यानी मसौदा, मसौदा यानी ड्राफ्ट। नेक्स्ट है फॉर्चुनेट, फॉर्चुनेट का ये जो है फॉर्चुनेट है सौभाग्यशाली है, फॉर्चुनेट कहते हैं ना सौभाग्य है हमारा, है ना। फॉर्चुनेट का मतलब होता है सौभाग्य, याद रखिएगा। ओके, यहीं पर नेक्स्ट वर्ड है 9 नंबर, दैट इज ऑल्सो हिंदी टू इंग्लिश। आपको बताना है योग्यता जो है को इंग्लिश में क्या कहते हैं, और मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है बेटा। योग्यता जो शब्द होता है उसको आपको ध्यान रखना है कि 4 ऑप्शन है आपके पास। एक वर्ड है यहाँ पर योग्यता के लिए कॉन्फाइड, कॉन्फाइड शब्द को मैंने टुकड़े करके बताया है। कॉन का मतलब होता है ये प्रीफिक्स होता है, साथ में फिडस जो होता है वो एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है विश्वास। तो कॉन्फाइड का मतलब होगा विश्वास हिंदी में, याद रखें। इसको याद करने के लिए मैंने प्रीफिक्स और रूट वर्ड में इसे एक्सप्लेन किया है अच्छे से, ठीक है। कॉन मतलब टुगेदर और फिडस मतलब क्या होता है विश्वास। अगर कॉन्फाइड में प्रीफिक्स पूछे तो फटाक से बता देना कौन जो है प्रीफिक्स है। बी ऑप्शन मैंने यहाँ पर दिया है अर्डेंट, अर्डेंट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को जानने की क्या उत्सुकता रखने वाला व्यक्ति, उत्सुक जो होगा वो अर्डेंट कहलाएगा। यहाँ पर सी ऑप्शन है जो है दैट इज कैलिबर, कैलिबर का मतलब होती है सक्षमता या फिर योग्यता। तो करेक्ट आंसर हमारा जो हो जाएगा दैट विल बी एलिजिबिलिटी, भी बोलते हैं हम इसको, क्या बोलते हैं, एलिजिबिलिटी यानी कि योग्यता परीक्षण भी बोलते हैं। तो कैलिबर अभी यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, तो आपका करेक्ट जो होगा आंसर दैट विल बी सी। अब नेक्स्ट देखें 10वां जो ऑप्शन है दैट इज अबेटमेंट। इसको कैसे याद रखें, एक तो सबसे पहले आप देखिएगा मेंट जो शब्द है उसमें लास्ट में क्या लगा हुआ है, नाउन, मतलब मेंट लगा है, तो मेंट का मतलब हो गया ये शब्द जो हो गया नाउन के रूप में। अबेटमेंट का हिंदी में मतलब होता है उपशमन या किसी चीज़ की क्या होना, कमी या न्यूनीकरण होना, कमी होना कहते हैं। और अबेट में से अगर मैं मेंट हटा दूं तो ये वर्ब के रूप में बन जाएगा जिसका मतलब होता है क्या, कम करना। ये सिनोनिम में भी आता है बहुत बार।
समानार्थी शब्दों में भी पूछा जाता है ये वर्ड, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। आई होप 9 नंबर का क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं 10 नंबर का 10 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपको बताना है कि वरदान जो शब्द है उसका एप्रोप्रिएट मीनिंग इंग्लिश में क्या होगा। तो याद रखना बेटा, जल्दबाजी में बच्चे जो है इसका आंसर करके आ जाएंगे ब्लेसिंग। नहीं, ब्लेसिंग का एक्चुअल मीनिंग होता है बेटा दुआ, या फिर किसी को हम क्या कहते हैं, आशीर्वाद देते हैं, उसे हम ब्लेसिंग बोलते हैं। और यहीं पर बात करें कि कर्ज का मतलब क्या होता है, एक तरीके से बून और कर्ज आपने सुना हो, तो कर्ज का मतलब होता है श्राप, है ना, अभिशाप बोलते हैं या श्राप बोलते हैं। और सी ऑप्शन जो है बून, इसका मतलब होता है क्या, वरदान, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना सी, कर्स और बून। साइंस इज अ कर्स और बून, ऐसे पूछते हैं ना, वरदान है या फिर श्राप के रूप में है। नेक्स्ट देखिए प्रे का मतलब क्या होती है, प्रार्थना। तो यहाँ पर इन चारों वर्ड्स को मैंने एक्सप्लेन किया, इसमें और इसमें कंफ्यूजन जो होता है उसको भी मैंने आपको क्लियर किया। क्लियर है। अब नेक्स्ट जो 11 नंबर क्वेश्चन मैंने यहाँ पर दिया है, उसके अंदर आपको इंग्लिश में वर्ड दिया हुआ है बेटा, और इंग्लिश से आपको कन्वर्ट करना है इसे किसमें, हिंदी। क्लियर हो रही है ना बात। इंग्लिश में आपको वर्ड दिया हुआ है, इसको कन्वर्ट करना है आपको हिंदी के अंदर। बताइए जल्दी से कि इसका क्या मतलब होगा हिंदी में ग्लोबलाइजेशन का। ग्लोबलाइजेशन का हिंदी में मतलब क्या होगा। हाँ बेटा, तो ग्लोबल का मतलब क्या होता है, वर्ल्ड वाइड बोलते हैं ग्लोबल, ग्लोबल, तो इसको हिंदी में बोलें वो वैश्वीकरण। क्या बोलेंगे, वैश्वीकरण इज ग्लोबलाइजेशन। ठीक है। अब यहीं पर हम बात करें कि इन चारों वर्ड का भी मैंने जैसा कहा, आप फॉर्मेलिटी नहीं करें, जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप बाकी के ऑप्शन का भी मीनिंग देखिएगा, क्योंकि बाकी के ऑप्शन बहुत बार एग्जाम में क्या होता है कि जो ऑप्शंस आपको मिलते हैं उन्हीं में से नेक्स्ट किसी के सेकंड शिफ्ट थर्ड शिफ्ट में अगर एग्जाम है तो उन्हीं के रोटेट करके ऑप्शन के भी आपसे सिनोनिम एंटोनिम या मीनिंग पूछ लेते हैं। तो आप अभी जब तैयारी कर रहे हो तो आपको एक एक वर्ड का मतलब पता होना चाहिए। आप देखिए समानीकरण का मतलब क्या होता है, हार्मोनाइजेशन। समानीकरण पूछे तो इसका मतलब क्या होता है, हार्मोनी का मतलब होता है तालमेल, सामंजस्य, सभी लोग इक्वल हो, तो हार्मोनाइजेशन इसका मतलब होता है समानीकरण। और सरलीकरण जो है, सरलीकरण तो आप तो मैथ्स में पढ़ते हैं, सिंप्लीफिकेशन पढ़ते हैं ना मैथ्स के अंदर, सरलीकरण, तो इसे हम बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन। और नेक्स्ट वर्ड है वैश्वीकरण, तो इसका आंसर हो गया अनुकरण करना। अनुकरण को हम हिंदी में क्या कहते हैं, जैसे एक तरीके से हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, अनुकरण करते हैं, किसी को क्या करते हैं, याद करते हैं कि भाई वो चीज़ ऐसी है, तो उसे हम कहते हैं कि अनुकरण क्या कर दिया किसी का, एक तरीके से किसी को हम ओवे करते हैं, जैसे कोई चीज़ अच्छी कर रहा है तो उसको हम फॉलो कर लेते हैं ना, कहते हैं हाँ वो बंदा ऐसे ऐसे काम करता था तो मैं भी अगर ऐसे ऐसे काम करूं तो हम उसे क्या बोलते हैं, अनुकरण करना। साइमुलेशन इसे बोलते हैं। साइमुलेशन बहुत अच्छे वर्ड्स हैं बेटा, इसे इम्यूलेशन भी बोलते हैं। इम्यूलेशन या साइमुलेशन, ये इसका मीनिंग होगा। बेटा ध्यान रखिएगा आप लोग, साइमुलेशन या फिर इम्यूलेशन। नकल करना भी बोलते हैं, अनुकरण करना किसी के, जैसे बड़ा भाई अगर है ना इस एक जूता पहना है पैर में, तो छोटे बच्चे होते हैं ना वो उसको अनुकरण फॉलो करते हैं, फॉलो भी बोलते हैं इसे। हिंदी में थोड़ा सा टिपिकल वर्ड्स को ही पूछा जाएगा अगर आपसे, कुछ वर्ड्स इजी होंगे, कुछ वर्ड्स आपसे टफ भी पूछेगा, याद रहेंगे बेटा। तो यहाँ पर वर्ड था ग्लोबलाइजेशन जिसका मतलब वैश्वीकरण, और 4 ऑप्शन दिए थे, समानीकरण यानी हार्मोनाइजेशन, वैश्वीकरण,
सरलीकरण मतलब सिंप्लीफिकेशन, और अनुकरण मतलब सिमुलेशन या फिर इम्यूलेशन बोलते हैं, जिसका मतलब होता है नकल करना किसी की या फिर किसी को फॉलो करना। एफिडेविट जो है उसकी आपको मीनिंग बतानी है कि क्या होगा एफिडेविट का मतलब। जल्दी बताए बेटा, सभी बच्चे एफिडेविट को हिंदी में क्या बोलेंगे। अब आप एफिडेविट 4 ऑप्शन देखो, चारों में से सबका अगर आपको मीनिंग ध्यान है तो आपको एफिडेविट का मतलब पता चल जाएगा, और अगर आपको जो है बाकी का ऑप्शन मीनिंग ध्यान नहीं है तो आप एफिडेविट का भी मीनिंग ध्यान नहीं रख पाएंगे, है ना। तो इसे हम बोलते हैं बेटा एफिडेविट को एक तरीके से क्या, शपथ पत्र। क्या होता है, एफिडेविट होता है शपथ पत्र कि भाई हाँ हाँ मैं ये हूँ। ऐसे आप लोग जो बनाते ना हलफनामा भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं बेटा, हलफनामा, एफिडेविट को। याद रखें, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि और बाकी जो वर्ड्स हैं उनका क्या मतलब होगा, है ना। तो अगर आप पहला वर्ड देख रहे हैं तो जो बहुत ही अच्छा वर्ड है परिशिष्ट, परिशिष्ट को आप क्या बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, है ना। इसको परिशिष्ट को बोलते हैं बेटा रिमेनिंग, बचा हुआ, बकाया, परिशिष्ट का मतलब। दस्तावेज को बेटा क्या बोलेंगे, ध्यान होगा, डॉक्यूमेंट्स या पेपर्स भी बोलते हैं। पेपर मतलब कागज और पेपर्स मतलब दस्तावेज या डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं। और त्याग पत्र, त्याग पत्र तो पता ही होगा, हम क्या दे देते हैं किसी को, रिजाइन दे देते हैं। रिजाइन का मतलब क्या होता है कि भाई मैंने उस चीज़ के लिए, मैंने इस पोस्ट के लिए क्या कर दिया, त्याग पत्र दे दिया कि भाई मैं अब इस जॉब को जो है क्या नहीं करूँगा, कंटिन्यू नहीं करूँगा, तो उसे हम बोलते हैं क्या बेटा, त्याग पत्र। आप ध्यान रखेंगे, रिजाइन, ठीक है। रिजाइन का मतलब क्या होता है, त्याग पत्र दे देना, या फिर रिजाइन जो है वर्ब, वर्ब के रूप में हो जाएगी, तो वर्ब से अगर पत्र लिखा है तो क्या बोल दोगे, रेजिग्नेशन लेटर। नाउन बनाना है तो ये फिर रेजिग्नेशन। आई होप क्लियर हो रहा होगा। बहुत बढ़िया वर्ड्स हैं, इन चारों वर्ड्स का भी आपको जो है ग्लॉसरी या टेक्निकल टर्म्स, ऑफिशियल टर्म्स जो होती हैं वो आपको ध्यान रखनी है। मैंने बताया बेटा ये वर्ब के रूप में होगा रिजाइन, और रेजिग्नेशन जो होगा दैट विल बी नाउन। तो हमें यहाँ पर त्याग पत्र पूछा था तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ये। और एफिडेविट का क्या हो जाएगा, शपथ पत्र, इसे हिंदी में हलफनामा भी बोलते हैं। चाहे आपसे हलफनामा पूछे तो एफिडेविट होगा, या शपथ पत्र पूछे तो उसका भी मतलब क्या होगा, एफिडेविट होगा। क्लियर हुआ बेटे, ओके। 13 नंबर क्वेश्चन, नेक्स्ट बढ़ते हैं, बताइए इसको क्या बोलेंगे, डिस्क्लेमर। डिस्क्लेमर का करेक्ट आंसर क्या होगा, देखो बेटा यहाँ पर बात करूं, डिस्क्लेमर जो होगा, क्लेम का मतलब दावा करना और डिस का मतलब किसी ने दावा करने से क्या कर दिया, मना कर दिया, ऐसा ही होगा। डिस का, डिस एक प्रीफिक्स है, इसका नकारात्मक नेगेटिव सेंस निकलता है, सेंस आप मीनिंग निकाल सकते हो। और क्लेम का मतलब क्या होता है, दावा करना, और ईआर क्या हो गया, करने वाला, है ना, या फिर नाउन का फॉर्म हो गया। तो इसमें हिंदी में देखें तो अस्वीकरण, स्वीकार करने से क्या कर दिया, मना कर दिया। तो आंसर इसका करेक्ट होगा बी। अब ये वाला जो ऑप्शन है असहमति, इसका मतलब होगा डिसएग्रीमेंट। अग्री का मतलब सहमत होना, डिसएग्री का मतलब असहमति। तो मेंट लगाना है क्योंकि नाउन चाहिए। और यहाँ पर दस्तावेज अभी बता चुकी हूँ मैं, डॉक्यूमेंट्स हम ऊपर वाले ऑप्शन में देख चुके हैं, या फिर हम इनको क्या बोलते हैं, पेपर्स। अवैतनिक, बिना वेतन के, अवैतनिक का मतलब बिना वेतन के, और ये वन वर्ड में भी पूछा जाता है, ऑनररी, बिना वेतन के, बिना वेतन के कोई काम करता है उसे अवैतनिक कहते हैं,
जैसे बहुत सारे लोग रेस्पेक्ट के लिए दूसरे के साथ जो है काम करने लग जाते हैं, तो उसे हम बोलते हैं बेटा अवैतनिक ऑनररी। अ जॉब विदाउट एनी सैलरी, विदाउट एनी मनी इज नोन एज अवैतनिक। ये वन वर्ड में भी पूछा जाता है और आपके जो सीईटी के अंदर सिलेबस में वोकैब के पोर्शन में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का जो है पोर्शन भी डाला गया, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और वन वर्ड। तो आप लोगों को सीईटी के लिए सिलेबस जो है वो बहुत ध्यान से समझना है और पूछा क्या जाएगा उसी अनुसार एक स्टेप बाय स्टेप आपको काम करते जाना, जैसा कि आज मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस बताए। चलिए, तो अब नेक्स्ट जो है इसमें से वर्ड है यहाँ पर डेडलॉक। तो आपको डेडलॉक जो शब्द है इसका बताना है एप्रोप्रिएट मीनिंग क्या होगा, तो बताइएगा यहाँ पर। हाँ बेटा, तो डेड लॉक, लॉक मतलब मृत ताला मत कर दीजिएगा गलती से, कई बच्चे मृत ताला कर देंगे, लेकिन इसका करेक्ट आंसर होगा डेड लॉक का जो है एक तरीके से गतिरोध। किसी काम को करने में आप जो बाधा उत्पन्न करते हैं, हिंडर, क्या उत्पन्न करते हैं? बाधा। गति अवरोध का मतलब बाधा होती है, बाधा भी बोल सकते हैं। ऑब्स्टेकल, हिंडर सिनोनिम्स बनते हैं। समन्वय अभी बताया था मैंने, हार्मोनाइजेशन, वैसा ही सेम इसका मतलब होगा हार्मोनी, समन्वय, सामंजस्य, तालमेल। अब मृत ताला इसको मत कीजिएगा, है ना, ये इसको कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया गया था। समझौता जो होता है वो क्या होता है? अग्रीमेंट। दो लोगों ने एक समझौता यानी कि अग्रीमेंट पे क्या किया? साइन किया। तो यहाँ पर जो है इसको ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज करने के लिए आपको पी ऑप्शन दिया गया है, मृत ताला, डेड लॉक नहीं, लॉक का मतलब ताला और डेड मतलब मृत नहीं, मृत ताला मत कीजिएगा। इसका करेक्ट डेडलॉक का मतलब होता है गति अवरोध, गतिरोध, हिंडर जिसे हम बाधा भी बोलते हैं। तो 40 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा था। कंफ्यूज करने के लिए भी एग्जाम में कुछ इस तरीके से आपको वर्ड्स दिए जाएंगे। आई होप 14 नंबर तक क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। बच्चों शेयर जरूर करते जाइएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा, तो आप सभी फ्रेंड्स के साथ ऐप जो है शेयर जरूर करते जाए। नेक्स्ट है यहाँ पर वर्ड ऑटोमेटिक, आपसे इंग्लिश से हिंदी वापस पूछ रही हूँ। तो स्वयं, स्वयं का मतलब पहले देखें तो क्या होता है? सेल्फ। तुरंत क्या होता है? तुरंत। फ्रिक्वेंटली, फ्रिक्वेंटली, सून। स्वावलंबन, जैसे कि बहुत ज़्यादा इसके ऊपर वर्कआउट किया जा रहा है हमारे इंडिया के अंदर कि अपना खुद का क्या करो? बिजनेस करो आप लोग। तो स्वावलंबन का मतलब होता है एंटरप्रेन्योरशिप, और आप इसकी स्पेलिंग भी याद रखें, एंट्री, प्री, नी, योर और लास्ट में है शिप। स्पेलिंग याद रखें टुकड़े करके, इसकी पूछी जाती है, एंट्री, प्री, नी, यूआर, फिर शिप। स्वचालित इसका करेक्ट आंसर होगा डी। बाकी के 3 ऑप्शंस के मीनिंग मैंने आपको बताया। अब एग्जाम में पूछा जाए एंटरप्रेन्योरशिप का बताइए कि हिंदी मीनिंग क्या होगा, तो फटाक से बता दीजिएगा स्वावलंबन। स्वावलंबन पूछे तो एंटरप्रेन्योरशिप। तो मैंने जो 15 आपको क्वेश्चन बताया अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम हिंदी टू इंग्लिश पूछे जा सकते, ग्लॉसरी, टेक्नो और टेक्निकल टर्म्स, और आपसे इंग्लिश टू हिंदी पूछी जा सकती, दैट इज नोन एज वाइस वर्सा। कैसे ही पूछा जाए आपको जो है सारे के सारे वर्ड्स का मीनिंग क्लियर हुआ। आज हमने जो क्लास के अंदर किए 15 वर्ड्स को आप 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 60 ग्लॉसरी टर्म्स में आपको आज बता चुकी हूँ, है ना। तो इस तरीके से अगर हम 60 भी करते जाएंगे तो हमारे बहुत सारे वर्ड्स जो होंगे बेटा वो तैयार हो जाएंगे। क्लियर हुआ आज का सेशन, है ना। तो आप लोग ये चैप्टर को भी बहुत सीरियस तरीके से पढ़िए और ये स्कोरिंग रहता, आराम से आप कर सकते हो। थोड़ा जो कन्फ्यूज़न सिचुएशन है, कन्फ्यूज़न रहता है जहाँ पर भी आपको उन वर्ड्स को आपको ध्यान रखना है ना, क्योंकि हम हिंदी में एक वर्ड के ही बहुत सारे मीनिंग बना देते हैं, लेकिन सिचुएशन के अनुसार इसको एग्जैक्ट क्या बोलेंगे वो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, है ना। इसका एग्जैक्ट मीनिंग आपको बताना है। चलिए बेटा, तो फिर हम बात करते हैं
नेक्स्ट सेशन में, और जो नेक्स्ट सेशन होगा जिसके अंदर हम और भी टेक्निकल वर्ड्स पे ही बात करेंगे, उसके साथ साथ हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी सेंटेंस जो है ट्रांसलेशन के ऊपर भी बात करेंगे।